ऑडियो वीडियो क्लियर है अब तो? यस सर। तो हेडिंग है हम लोगों का पैरेलेलोग्राम लॉ, पैरेलेलोग्राम लॉ। ओके, पैरेलेलोग्राम लॉ लिखेंगे। इन दिस लॉ, इन दिस लॉ, ठीक है, हम पैरेलेलोग्राम लॉ स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो सभी लोग उसका हेडिंग ले लेंगे पैरेलेलोग्राम लॉ का, ठीक है। हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर में हमने बात किया था ट्राइंगल लॉ की। ओके, ट्राइंगल लॉ की हमने बात किया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर में। अब हमारे पास क्या है, एक और जो लॉ था पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोग्राम लॉ, इसकी स्टडी कर रहे हैं। ओके, पैरेलेलोग्राम लॉ की स्टडी कर रहे हैं। तो हम इसके लिखेंगे इन दिस लॉ, इन दिस लॉ both vector are arranged both vector are arranged both vector are arranged on the adjacent side of parallelogram। ठीक है, adjacent side of parallelogram, adjacent sides of parallelogram, both vector are arranged at adjacent side of parallelogram in such a way that tails of both vector coincides to each other, tails of both vector coincides to each other, and resultant of these two vector are arranged, resultant of these two vector is arranged along diagonal of parallelogram, 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 in such a way that tails of resultant vector coincides with tail of both vector, तो अगर कोई कहता है पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन करो, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ये लिखना है। अगर कोई कहता है कि ट्राइंगल लॉ को एक्सप्लेन करो, तो ट्राइंगल लॉ का लिख देना। कोई कहता है कि पैरेललोग्राम को लिखो, तो पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन कर देना। हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि जैसे एक पैरेललोग्राम ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो जो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होना चाहिए।
और इस टाइप से होना चाहिए कि दोनों का टेल भी कोइंसाइड करे। मतलब बी यहां नहीं लेना है पैरेललोग्राम में, बी यहां ले लेते तो बी अगर यहां लेते तो ए का हेड और बी का टेल कोइंसाइड करता, जबकि लॉ क्या कहता है कि दोनों का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, इसीलिए हमने बी को यहां लिया, यहां नहीं। क्लियर है? इसको डॉटेड भी कर सकते हैं। और डायगोनल के अलोंग होता है रिजल्टेंट, मतलब आर इधर होगा। और इस टाइप से होगा कि उसका टेल, रिजल्टेंट का जो टेल है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो दोनों के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए, जैसा कि ये दिख रहा है फिगर में। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऐसा ही डायग्राम होना चाहिए। एक क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। Yes. तो नोट कर लेंगे। ट्रायंगल लॉ में क्या था, ए यहां था और बी यहां था, मतलब ट्रायंगल लॉ में ए इधर था और बी इधर था। एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर किसको लेते थे हम लोग? इसको लेते थे ना। Yes, sir. Yes, sir. कहने का मतलब कि हम एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ट्रायंगल लॉ में ये वाला लेते थे ना, ये वाला। यस सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम नहीं है? Same है सर। सेम है। यस सर। हाँ, और हम थीटा अल्फा किसको लेते थे? अल्फा इसको लेते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से, ये रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल बनाता था उसको अल्फा कहते थे। यहां भी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो अल्फा। तो डायग्राम में मेंशन कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आया ना? Yes, sir. देखो ए बी अल्फा थीटा सब कुछ सेम है, तो यहां भी अगर आर की बात करेंगे तो आर यही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला था हम लोगों का, ये और यही रहेगा सेम। लॉ भले ही अलग अलग हैं, दो लॉ अलग अलग हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, बट दोनों से जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा आर का, वो सेम ही होगा। इसलिए अगर कोई भी कहे कि रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन करो मैग्नीट्यूड का, तो जैसा हमने किया है पहले वही करना है, चाहे वो ट्रायंगल लॉ में पूछे या पैरेललोग्राम लॉ में, जैसा भी कहेगा वही करना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब एक और हेडिंग लेना सभी लोग, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर, मतलब मोर देन टू वेक्टर। ओके, हेडिंग डाल दो, एडिशन ऑफ मल्टीपल वेक्टर या एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। एडिशन ऑफ अगर दो या दो से ज्यादा अगर वेक्टर होंगे, जनरली तुम्हें जो मिलेगा 99% जो तुम्हें मिलेगा वो दो वेक्टर का ही एडिशन मिलेगा। नीट और मेंस तक तो दो ही वेक्टर का एडिशन मिलेगा। कभी अगर मान लो बाय द वे एडवांस भी दो ही पूछता है, बट कभी बाय द वे थर्ड भी पूछ सकता है कि 3 वेक्टर का एडिशन, 4 वेक्टर का एडिशन, 5 वेक्टर का एडिशन, 7 वेक्टर का एडिशन पूछ सकता है, 10 वेक्टर का एडिशन। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। जैसे एक ऐसा ज्योमेट्री है अपने पास, ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन है। यहाँ पे वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी, दिस इज वेक्टर ई,
एंड दिस इज वेक्टर एफ। अच्छे से नोट करो, तुम लोग बड़ा फिगर भी बना सकते हो और बड़ा फिगर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा क्लियर होगा। नोट हो गया? यस। ओके, मतलब कहने का मतलब थोड़ा मैं बड़ा फिगर बनाना चाह रहा था, इसीलिए उसको मिटा दिया। सबको दिख रहा है कि ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था और ये एफ था। सीखना, अच्छे से सीखना। हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसा फिगर था। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। ओके, इक्वल टू व्हाट, ई फाइंड करना। कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या करना है, क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, देखो। पहले ए और बी को अगर ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं, मतलब ए फर्स्ट और बी सेकंड, तो फर्स्ट का हेड और सेकंड के टेल से कोइंसाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, तो कर रहा है। और ए और बी प्लस करना चाहेंगे अगर, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा, सेकंड के बी के हेड से कोइंसाइड करेगा रिजल्टेंट। मतलब ये इधर है, बी इधर है, तो सी इधर होगा। अब इस सी को सी नहीं कहेंगे, इसको हम आर बोल रहे हैं, R1। सभी लोग अच्छे से फिगर नोट कर लेना, ये R1 है, ये है R1। ए और बी को ऐड किया तो R1 आया, और इस R1 को हम सी से ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा R2। और सभी में ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है, देख लो अच्छे से। ए और बी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी अगर ऐड करेंगे तो ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, तो फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, तो कर भी रहा है। रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, तो रिजल्टेंट जो R1 आया है उसका टेल फर्स्ट के टेल से और हेड सेकंड के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, तो भी हो रहा है, देखो हो रहा है ना। अब हमने क्या किया, अब हमने R1 को C से ऐड कर दिया, तो क्या मिला, R2। अब यहाँ पे फर्स्ट R1 है और सेकंड C है, तो R1 का हेड और C का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, तो कर रहा है। और रिजल्टेंट का हेड C के हेड से और टेल R1 के हेड टेल से कोइंसाइड करना चाहिए, तो भी हो रहा है। अब ये जो R2 आया उसको D से ऐड करेंगे, D से, तो मान लो ये आ गया R3। मतलब R3 क्या है अपने पास, R2 प्लस D के एडिशन से आया है R3। समझ में आया? अब R3 जो आया उसको हम E से ऐड करेंगे, और सभी में ट्राइंगल लॉ फॉलो हो रहा है, देख लो सभी में R3 और E अगर ऐड करेंगे तो E सेकंड है, R3 फर्स्ट है, तो सेकंड और फर्स्ट का टेल और हेड कोइंसाइड करना चाहिए, तो हो भी रहा है, देख लो। मींस R3 का टेल और E का हेड कोइंसाइड करना, R3 का हेड और E का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, तो हो रहा है। दिस इज R4। समझ में आया क्या? यस सर। पहले नोट करो पूरा फिगर को, अच्छे से बड़ा फिगर बना के नोट करो। दिस इज R4। और हमको फिगर में क्या दिख रहा है कि R4 और F को देखो, वेक्टर R4 और वेक्टर F को देखो, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और दोनों के एरो का लेंथ भी सेम है।
एरो का लेंथ सेम होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम है। एरो का लेंथ सेम हुआ मतलब मैग्नीट्यूड सेम हुआ, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। मतलब फ्रॉम द फिगर R4 इज इक्वल टू F नहीं है, -F के इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड ए वाला तो सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो फ्रॉम द फिगर आर दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर R4 प्लस F इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम R3 प्लस E तक आ गए थे, अब हम R4 को ऐड करेंगे F से, तो क्या होना चाहिए? तो सभी लोग नोट करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। हमको क्या करना है? दो दो का एडिशन करना है, दो दो का एडिशन। पहले ए और बी को किया तो R मिला, फिर R को C से करेंगे तो R2 मिला, फिर R2 को D से करेंगे R3 मिला, फिर R3 को E से करेंगे R4 मिला, फिर R4 को F से करेंगे। डायरेक्ट हम सबको ऐड नहीं कर पाएंगे एक साथ। जब R4 को F से किए तो देखे कि जीरो हो रहा है, मतलब फाइनल आंसर क्या है? जीरो। नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। तो आगे मैं और बताता हूं, अच्छे से सुनो, क्लियर होगा, अच्छे से सुनना है बस। मेरा कहने का मतलब क्या है, अच्छे से देखो। कोई अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी पूछ रहा है कि क्या होगा, और फिगर क्या दे रखा है? ऐसा कि वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, इधर ए इधर है, बी इधर दिख रहा है एरो, सी इधर है, सी इधर है, वेक्टर जो सी है वो इधर है, और वेक्टर जो डी है वो ये वाला डी है। फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमको क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ए और बी को ऐड करना है, क्योंकि दो वेक्टर का एडिशन हम जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या है? ए और बी में फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड बी है, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड का टेल कोइंसाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। तो हो भी रहा है, इट मीन्स कि रिजल्टेंट इधर होगा, क्योंकि रिजल्टेंट का हेड बी के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, सेकंड के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए। तो कर रहा है, इट मीन्स कि ये रिजल्टेंट होगा। R1 ले लो, मतलब इसको हम क्या लिख रहे हैं? R1 प्लस सी प्लस डी। ओके, अब R1 को इस C से ऐड करो, मतलब फर्स्ट R1 है और सेकंड C है, तो फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, तो हो भी रहा है। और रिजल्टेंट कैसा होगा? तो फर्स्ट के टेल और सेकंड के हेड से कोइंसाइड करेगा, मतलब रिजल्टेंट इधर होगा R2। मतलब ये दोनों का एडिशन क्या मिलेगा? R2। अब R2 प्लस डी को देख लो, R2 और D सिंस एक दूसरे के अपोजिट है, देख लो R2 और D दोनों का लेंथ सेम है, फिगर बता रहा है कि R2 और D का लेंथ सेम है, R2 और D का लेंथ सेम है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो R2 प्लस D क्या होने वाला है? जीरो। क्यों?
तो लिख देंगे कि सिंस R2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ D, क्योंकि अगर एक वेक्टर अपवर्ड है और अगर वो पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो अब मल्टीपल वेक्टर का एडिशन कर पाएंगे? सर अगेन। नोट कर लिए? यस सर, अगेन एक्सप्लेन। कौन बोल रहे हैं? सर ओलिवा। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 5 वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, एक है वेक्टर सी, एक है वेक्टर डी और एक है वेक्टर ई। ये पेंटागन के सारे साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए बी सी एंड डी। ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, ई इधर है। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सबको खुद करना है इस बार सबको खुद करना है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। सभी लोग खुद फाइंड करेंगे, अच्छे से देखेंगे, आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप फाइंड करके बैठेंगे। बस 2 मिनट के टाइम दे रहा हूं, इस 2 मिनट में आराम से बैठेंगे कैलकुलेशन करके। सभी लोग ट्राई करेंगे, कोई बैठेगा नहीं, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं। मैं बार बार करता रहूंगा और समझ में आएगा नहीं जब तक ट्राई नहीं करेंगे खुद से। हमने बोला है कि पहले 2 वेक्टर को ऐड करो, ज्यादा को नहीं। ऐड यहाँ पे टोटल 5 वेक्टर को करना है, बट हम स्टार्ट 2 ही वेक्टर से करेंगे। मतलब 2 वेक्टर को स्टार्ट करेंगे ऐड करना, मतलब ए और बी को करेंगे सिर्फ ऐड करना। तो हमने क्या देखा कि ए और बी का जो हेड है, ए का जो हेड है वो बी के टेल से कोइंसाइड करता है। हेड ऑफ ए कोइंसाइड्स विथ टेल ऑफ बी। ए और हेड ऑफ ए कोइंसाइड्स विथ टेल ऑफ बी। तो ट्राइंगल लॉ में ऐसा ही होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ हम लोग पढ़े हैं, उसमें यही था कि जो फर्स्ट वेक्टर का हेड है और सेकंड का जो टेल है वो कोइंसाइड करना चाहिए। तो ऐसा ही दिख रहा है, इट मींस कि हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या होता है रिजल्टेंट, कि ए के टेल से, मतलब फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए। मतलब ये जो वेक्टर R1 है वो इन दोनों का एडिशन से आएगा। दिस इज R1। A plus B is R1। ओके, A plus B is R1। पूरा ट्राइंगल लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे, पूरी तरह से ट्राइंगल लॉ को फॉलो करेंगे।
अब वेक्टर R1 जो है वो फर्स्ट वेक्टर, अब R1 हो गया तो बाकी C और D को ऐसे ही रहने देंगे और E को हमने सिर्फ दो ही को ऐड किया। अब ये 5 में से कितने हो गए? 4। अब वापस हम क्या करेंगे? R1 और C को ऐड करेंगे। तो R1 और C को ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए कि R1 का टेल और R1 का हेड, R1 का हेड और C का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, और जस्ट वैसा ही है, R1 का हेड और C का टेल कोइंसाइड कर रहा है। तो रिजल्टेंट किधर होगा? तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, R2। R1 प्लस C का रिजल्टेंट R2। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ मैच करो कि हमने कैसा लिखा, गलत लिखा, सही लिखा, मैच करते चला जाना है। पहले 5 वेक्टर थे, अब फिर 4 हुए, अब 3 हो गए। अब हम R2 को D से ऐड करें। जब R2 को D से ऐड करेंगे, R2 को D से ऐड करेंगे तो R2 फर्स्ट है और D सेकंड है। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल कोइंसाइड करना चाहिए, जो कि है। इट मींस कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये अरेंज है, R2 और D। तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? तो रिजल्टेंट होगा R2 के टेल और D के हेड। R2 का टेल और D के हेड से कोइंसाइड करेगा, मतलब ऐसा होगा। सपोज दिस इज R3, मतलब R2 प्लस D को हम R3 कह रहे हैं, और 3, मतलब यस सर। प्लस E। अब सभी वेक्टर, पहले 5 थे, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हो गया, मतलब अब लास्ट में इन दो वेक्टर को ऐड करना है। लास्ट में सिर्फ इन दोनों वेक्टर को ही ऐड करना है। किसको? R3 और E को। और हमको क्या दिख रहा है कि जो वेक्टर R3 है और वेक्टर E है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, और लेंथ भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों लेंथ सेम है एरो का। ये दोनों एरो का लेंथ सेम है, इसका और इसका एरो का लेंथ सेम है। इट मींस कि मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि लेंथ ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ सेम, इट मींस मैग्नीट्यूड सेम। मतलब ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, बट एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब एक अगर 10 है तो दूसरा -10 है, और 10 और -10 क्या होगा? 0। यस इसीलिए सर। क्या है? 0। 0। यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग कि सिंस R3 जो है और जो E है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट है मतलब R3 इज इक्वल टू -E। समझ में आया? अब कितने लोगों को समझ में नहीं आया बोलेंगे जरूर। चलो, तो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। तो हमने ऐसे ऐड किया। नेक्स्ट, तो ये याद रखेंगे हम लोग, सभी लोग। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो सभी लोग अच्छे से समझ, ठीक है? सभी लोग अच्छे से समझेंगे कि ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल नहीं, पेंटागन ही दे देता हूं, या रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा ही दे देता हूं। ओके, ये है वेक्टर ए। अच्छे से देखना, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर डी। वेक्टर डी इधर नहीं है। ओके, वेक्टर डी इधर है। ए बी सी डी। फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फाइंड करेंगे, बताएंगे।
सभी लोग करेंगे ट्राई, सभी लोग करेंगे ट्राई, जो करेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। सर R2 plus D. Yes, sir. R2 plus D. ओके, मैं चेक करूंगा। Yes, sir. R2 plus D. अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, तुम लोग ए और बी को पहले ऐड करना होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ए और बी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट तो इधर होगा ना, R1। Yes, sir. R1. Yes, sir. मतलब ए और बी इज R1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? No, No, sir. No, sir. अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ भी है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि रिजल्टेंट का हेड सेकंड के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, तो हो भी रहा है, और टेल फर्स्ट के टेल से वो भी हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस R1 को C से ऐड करेंगे तो R1 और C को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इधर होगा ना? Yes, sir. R2. Yes, sir. R2. क्योंकि यहाँ पर C क्या है, C किधर है? यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा R1 और C को जब ऐड करेंगे, R1 और C को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का हेड C के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, क्योंकि C सेकंड है, और टेल R1 से, तो भी हो रहा है। दिस इज R2। सपोज हमने सपोज कर लिया कि R2 है, तो ये दोनों का एडिशन क्या है? R2। और फिर किसके साथ ऐड करेंगे? D के साथ। तो हमको क्या दिख रहा है कि D और R2 का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। Yes, sir. अच्छे से देखो, दोनों का एरो सेम है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2D लिख देंगे, या 2R2 भी लिख सकते हैं और 2D भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस R2 इज इक्वल टू D, बट हम तो कहेंगे कि 2D ही लिखना ज्यादा सफिशियंट है 2R2 से, क्योंकि R2 गिवन नहीं है। R2 तो हम R1 और R2 तो हम लोग सपोज कर रहे हैं ना, गिवन तो ABCD है, तो उसी के टर्म में अगर आंसर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब 2D। बट 2R2 भी गलत नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. ओके, तो ये दो वेक्टर को जब, दो से ज्यादा वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो ऐसा ही मिलेगा तुम लोगों को, या तो ट्रायंगुलर शेप में मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, स्क्वायर शेप में, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे ही मिलेगा, और उसका एडिशन तुम लोग सीख चुके हो। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो अब आगे चलते हैं, एक और डिफरेंट टाइप का एडिशन, डिफरेंट टाइप का एडिशन। ओके, तो डिफरेंट टाइप का एडिशन हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। स्पेशल टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ओके, दो वेक्टर का स्पेशल टाइप्स का एडिशन कैसे है? दो वेक्टर, तो मान लो कि ए वाला याद रखना है, जो अभी मैं लिख रहा हूं सबको याद रखना है कि जैसे वेक्टर ए क्या है, वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए क्या है? Addition of two Sir, vectors. yes, sir. A vector plus एडिशन B. ऑफ टू वेक्टर। वो दो वेक्टर कौन Yes, है? sir. 2i प्लस, 3j. 3J. अगर मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 4k, मतलब एडिशन ऑफ 3 वेक्टर हो गया। Yes, sir. ओके, वो सिमिलरली बी है वो है मान लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो तुम ही बताओ कि व्हाट इज वेक्टर बी?
ये भी तो एडिशन ऑफ 3 वेक्टर है, आई, जे एंड के। ओके ओके। अगर कोई कहता है, याद रखना है सबको, जो मैं अभी लिख रहा हूं है तो क्वेश्चन, लेकिन स्टोरी जैसा याद रखना है, कि अगर कोई कहता है कि वेक्टर a प्लस बी फाइंड करो, फर्स्ट में, सेकंड में कहता है कि वेक्टर a माइनस बी फाइंड करो, थर्ड में क्या कहता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, फोर में क्या कहता है कि वेक्टर b का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। जनरली हम यही तुमको बताना चाह रहे थे, बट दिमाग में ये दोनों भी आ गए, क्योंकि हेडिंग हमारा है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, बट हमने ये भी ले लिया साथ ही साथ। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ले लिया साथ ही साथ। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, कि जैसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a को कैसे लिखना है, जो a है एज इट इज नोट करेंगे, प्लस i प्लस j प्लस k, यही दोनों वेक्टर थे ना, a और b। यस दिख रहा है सबको? यस यस सर। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम पहले i और i वाले को एक साथ ऐड करते हैं तो 3i कैप, फिर j और j वाले को एक साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 4j, एंड k वाले को एक साथ ऐड करेंगे मतलब 5k। यहां पर इस टाइप के एडिशन में ऐसे ही करना है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड कर देना है। ओके, नोट कर लेंगे सभी लोग? यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब जैसे अगर a माइनस बी बोलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, a माइनस बी के केस में हम इसको मिटा रहे हैं, a माइनस बी कहेगा कोई करेगा तो हम डायरेक्ट इसी में हम कर दे रहे हैं, कि a माइनस बी अगर करेगा तो बस यहाँ प्लस के जगह क्या लेना है, माइनस, तो 2i माइनस i क्या हो जाएगा, i कैप, 3j माइनस j इज 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, हो गया? यस सर। हमने क्या किया, i वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से माइनस कर दिया, इसका k वाला इसका k वाले दोनों को माइनस कर दिया, इनके और इनके माइनस किए, इनके और इनके माइनस किए। अब बात रहा है a का, मॉड a का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का, तो तुम जानते हो मैग्नीट्यूड पहले ही से, कैसे, तो मैं वापस एक बार बता दूंगा। वापस एक बार बता दूंगा कि जो वेक्टर a है, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो हमने पहले ही सीखा है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ऐड किए गए हैं, अगर यहाँ पर a नहीं होता 4 वाला, तो इन दोनों का एडिशन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 13, ऐसे ना। बट अगर यहाँ पर j वाला भी है, k वाला भी है, तो प्लस c स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको याद रखना है, ऐसे हमने पहले भी बताया है, जो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में केसेस बताए थे, उसमें केस नंबर 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 प्लस 9 प्लस 16 20
रूट 29 Yes, sir. उसी टाइप से b का अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ i के साथ 1, j के साथ 1, k के साथ 1 ही मल्टीप्लाई है, मतलब √3। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, जरूर पूछना। नई नई चीजें पढ़ेंगे तो डाउट हो सकता है, और होगा तो क्लियर करेंगे। समझ में आया क्या? ऐसे तो मैं यही कहूंगा कि ये सब फॉर्मेट याद रखो कि ऐसे का मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये याद कर लो। मिटाएं इसको। Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइप से अब आगे चलते हैं। अच्छे से देखना है हम लोगों को। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसकी स्टडी भी हम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, हेडिंग डाल दिए। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आराम से देखना है सभी लोगों को। ठीक है, कैसे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। मतलब हमको फाइंड करना है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, यही करना है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सभी लोग बताएंगे कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से सोचो समझो और तब मुझे बताओ कि क्या ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि Yes, sir. वापस प्लस Yes, sir. माइनस क्या होता है, प्लस इंटू Minus. माइनस क्या होता है, माइनस। Minus होता है। Minus. Yes. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे क्यों लिखा हमने, तो ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर को, ए और बी को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए और वेक्टर बी को, वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग थ्योरी हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमको एडिशन वाले से ही काम चलेगा। कैसे? तो इसको जब हम ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर। बट वो दो वेक्टर कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर B. माइनस बी। बी नहीं, माइनस बी। यहाँ पे दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर Minus B. Minus B. ओके। अब जैसे एक हम फिगर बना रहे हैं, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना कि वेक्टर ए सपोज इधर है और वेक्टर बी सपोज इधर है, वेक्टर बी इधर है। तो अगर ए प्लस बी करना होगा तो क्या करेंगे, अगर हमको ए प्लस बी करना होगा तो क्या करेंगे, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं, अगर हमको वेक्टर ए प्लस बी करना होगा तो क्या करेंगे, ए प्लस बी अगर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे। तो ए प्लस बी हमने बहुत सीखा है, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, सब कुछ सीखा है, लेकिन मेरा जो आदत है वो मैं ट्राइंगल लॉ को ज्यादा यूज करता हूँ, ये मेरा आदत पड़ गया है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये मेरा आदत पड़ गया है कि मैं ट्राइंगल लॉ को जरूर ज्यादा करता हूँ। देखो एक बात बताते,
अगर एक क्वेश्चन को 5 टाइप्स या 4 टाइप से तुम सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है जिसको अगर 4 प्रोसेस है सोल्व करने के, एक क्वेश्चन को अगर तुम 4 प्रोसेस से सोल्व करते हो, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर चारों में थोड़ा थोड़ा तुमको कंफ्यूजन है तो गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। बट अगर उन चारों प्रोसेस में से कोई एक ही प्रोसेस तुमको आता है, चारों नहीं आता, या चारों आता है लेकिन एक ही प्रोसेस पे तुमने काफी मेहनत कर रखे हैं, काफी हार्ड वर्किंग, मतलब एक जो प्रोसेस है उसको तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि इसमें तो हम कर ही देंगे, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें 4 प्रोसेस, ठीक है, इस मैथमेटिक्स को सोल्व करने के 4 प्रोसेस है, लेकिन चारों में तुम्हें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो तुम किसी भी एक प्रोसेस को उठा करके सोल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस थोड़ा बने रहेंगे। 4 प्रोसेस तुमको पता है अच्छे से, चारों प्रोसेस तुम जानते हो, लेकिन चारों में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो तुम किसी भी एक प्रोसेस से उठा के किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो तुम्हें कंफ्यूज होने के चांस ज्यादा रहेंगे, गलत करने के चांस ज्यादा रहेंगे। लेकिन इन चारों प्रोसेस में तुम्हें एक ही प्रोसेस पे काफी मेहनत कर रखा है, काफी इतना मेहनत कर रखा है, अब बाकी तीनों को छोड़ दिया और एक को इतना मेहनत कर रखा है कि इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर ही दोगे। तो नीट और आईआईटी या बोर्ड ऐसा थोड़ी कहता है कि इधर से ही करना है, कोई भी प्रोसेस से करना है बस। तो अगर हम इस प्रोसेस से करके उसको दे देंगे आंसर सही सही तो ज्यादा सूटेबल है ना। मतलब एक प्रोसेस को अगर हमने अच्छे से सीख लिया तो ज्यादा सूटेबल है बाकी चारों प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा सीखने से। तो जब हम 11-12 में थे तब मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता था, तो हमने क्या किया कि अगर किसी क्वेश्चन को 4 प्रोसेस से कर सकते हैं तो हम एक ही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस हमने अच्छे से सीखा, बाकी को लाइटली लिया और एक को इतना मेहनत कर दिया कि कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं कर ही देता था, तो उससे हमारे रिजल्ट हुए। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिनको सभी प्रोसेस आता था, चारों में कंफ्यूज थे, तो गलतियां ज्यादा कर देते थे। मतलब उनका नॉलेज मेरे से ज्यादा था लेकिन गलती भी ज्यादा होती थी, मेरा नॉलेज कम तो गलती कम होती थी, क्योंकि जो हम जानते थे वो कंफर्म जानते थे। तो उसी टाइप से हमें आदत पड़ गया था, तो हमें ट्रायंगल लॉ का आदत पड़ गया है, अदरवाइज हम पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते। अब तो पढ़ाते पढ़ाते पूरा याद हो गया सब कुछ, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हम ऐसे ही रास्ते ढूंढते थे, सटीक रास्ते कि इससे काम हो जाए बस हमारा, हमको नहीं बहुत ज्यादा नॉलेज रखना है, हमको बस इतना नॉलेज रखना है कि हमारा रिजल्ट हो। तो तुम लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन को 4 प्रोसेस से करने के से अच्छा है कि एक ही प्रोसेस से करो, लेकिन बार बार करो ताकि वो प्रोसेस तुम्हारा हो जाए, अपना हो जाए। तो चलो अब आगे चलते हैं। हमको करना है a प्लस बी, 2 वेक्टर हैं a और b, इनको हम ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? बाय ट्रायंगल लॉ। तो पहले का जो हेड है और दूसरे का जो टेल है इनसे कोइंसाइड करना चाहिए, मतलब a प्लस बी इधर होगा। क्लियर हुआ क्या? बोलो। ये सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके। अब मैं एक बात बताता हूं कि a माइनस बी फाइंड करना है, तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस माइनस बी। मतलब यहां भी 2 वेक्टर का एडिशन था a और b का, लेकिन यहां किस 2 वेक्टर का एडिशन है? यहां पर किन 2 वेक्टर का एडिशन है? बोलो सर। a प्लस a वेक्टर एंड b माइनस b वेक्टर। हाँ, तो फर्स्ट वेक्टर है a, तो फर्स्ट वेक्टर है a, तो a को एज इट इज हमने लिख दिया,
क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ए इधर है, राइट वर्ड है। और बी अगर अपवर्ड है, बी अगर अपवर्ड है तो माइनस बी किधर होगा? डाउनवर्ड। मतलब इधर लेना पड़ेगा ना हमको माइनस नीचे। बी। यस सर। यस सर। मतलब अगर ए प्लस बी करना था तो ऐसा ट्रायंगल बना हम लोगों का, लेकिन ए माइनस बी करना था तो ऐसा ट्रायंगल बना। रिजल्टेंट इधर आ गया ना यहाँ पे, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। यस। हाँ, मतलब दिस इज ए माइनस बी, और सब कुछ उसी प्रोसेस से होगा, नो प्रॉब्लम, प्रोसेस सेम रहेंगे। तो ये फिगर नोट कर लेंगे सभी लोग। अभी और भी बात करूंगा इसमें, लेकिन अभी इसको फिगर नोट करेंगे। अच्छे से समझ के काम करना है, डाउट है तो पूछ लेना है। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ऑफलाइन होने वाले हैं, तो और भी हम लोगों का सही, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और सबको कोशिश करना है कि अगर आईआईटी और नीट करना है तो ऐसा मत सोचना कि एक साल रुकेंगे 12th के बाद तब करेंगे। एक साल रुक के और आईआईटी की तैयारी करेंगे 12th के बाद, ऐसा कभी मत सोचना। जब करंट ईयर में पॉसिबल है, जितने भी टॉप 10 आईआईटीएन या नीट वाले स्टूडेंट को देखो, कोई ड्रॉपर नहीं होता, सब करंट ईयर के होते हैं। तो जब करंट ईयर वाले इतने आगे हैं कि 12th के साथ और आईआईटी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, 10 आ जा रहे हैं, या नीट में नंबर 10, नंबर 5, 4 आ जा रहे हैं, 1 आ जा रहे हैं, तो वो भी तो स्टूडेंट है, वो कर पा रहे हैं, तो हम लोग भी कर पाएंगे। और अगर हम ड्रॉप लेने की सोचते हैं तो लॉस होगा। अगर ना हो तो बाद में फिर ड्रॉप तो लिया ही जा सकता है, अब क्या करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि फर्स्ट ही टाइम में हो जाए। अब देखो, पिछले साल जो ड्रॉप लिया, मतलब इस साल जो जिसने भी 12th दिया होगा, इस साल जितने भी 12th दिए होंगे या जिनका पेपर कैंसिल हो गया, ऐसे ही पास हो गए, उन लोगों ने, जितने लोगों ने ड्रॉप के लिए सोचा होगा, उनको कितना लॉस हो गया सोचो। बैचेज स्टार्ट नहीं होंगे अभी 1-2 महीने, या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, तो उनका तो ड्रॉप करना बेकार हो गया, क्योंकि अब आईआईटी ज्यादा टाइम देगा नहीं उनको। ऐसा भी नहीं कि आईआईटी काउंट नहीं करेगा, काउंट कर ही लेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, और पिछले साल जो ड्रॉप लिए होंगे उनका तो और बेकार हो गया। इस साल तो जो ड्रॉप लेंगे उनका ओपन होने का भी चांस है, लेकिन पिछले साल जो ड्रॉप लिए हो तो घर पे ही बैठे रह गए, तो कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम लोगों को फर्स्ट टाइम में ही सोचेंगे कि हो जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि जैसे एक वेक्टर ए इधर है और एक वेक्टर बी इधर है, और हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। पॉइंट बनाओ, ये फिगर बनाओ और फाइंड करो ए प्लस बी। हम ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी है तो वेक्टर ए को पहले ऐसे छोड़ देंगे, और वेक्टर बी के टेल को इसमें लाके कौन सा ऐड कर देंगे। डायरेक्शन चेंज नहीं होने देना है, जिधर ये है उधर ही जाएगा, बट बस इसको ला के बस इसको यहाँ पे टच कर देना। तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ए प्लस बी, जिसको हम आर कह रहे हैं, वही है ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ सर। No, sir. एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो यही है ना, ये वाला ना। यस सर। Yes, sir. लेकिन अब एक बात मैं बोल रहा हूं, वेक्टर ए ये वाला है, ये वाला, और वेक्टर बी ये वाला। ओके, अब मैं एक बात कहने वाला हूं कि अगर कोई कहता है कि ए माइनस बी, तो क्या करोगे? ए माइनस बी मीन्स, ए माइनस बी अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस माइनस बी कह रहा है। ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, यहां के बाद डायरेक्टली ऐसे समझ लेना है। ये तो मैं समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूं, बट एक बार समझ गए तो ऐसा अपने आप मन में ही सोच लेंगे, पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं। तो अब हम एडिशन कर रहे हैं वेक्टर ए का माइनस वेक्टर बी के साथ। बी के साथ नहीं कर रहे हैं, माइनस बी के साथ कर रहे हैं। तो माइनस बी किधर होगा? वेक्टर बी के जस्ट अपोजिट ना, इधर ना, बोलो।
यस सर। माइनस बी जस्ट अपोजिट होगा बी का, मतलब अब हमारा रिजल्टेंट इधर है। ये जो रिजल्टेंट है अगर R1, तो ये रिजल्टेंट हम R2 बोल देते हैं। उसी फिगर में हमने बनाया, सिंगल फिगर में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों दिख रहे हैं। ओके, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड में a का मैग्नीट्यूड या माइनस a का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। माइनस का मीनिंग है बस कि डायरेक्शन अपोजिट। b और माइनस b में क्या डिफरेंस है? तो यही डिफरेंस है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन ओनली अपोजिट। इस समझ में आया? सर सर आपका वीडियो पॉज हो गया। टाइम खत्म हो गया है क्या? अब ठीक है या चल रहा, पॉज हो गया अभी भी? ठीक है या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है सर। ओके, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, 2 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। 2 मिनट रुको, बीच में आ जाएंगे के बाद यहाँ पे क्लास एंड करना सही नहीं है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 मिनट रुको। तो ये समझ में आया कि अगर R1 फाइंड करना है तो क्या करते हो तुम? R1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमने क्या फॉर्मूला बताए हैं R1 के लिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ सर, ये सर अभी दिखाई दे। तो मैंने क्या बोला कि जो R1 है, R1 का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट ना, बोलो। यस सर। ओके, अब जिसको वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा था उसको समझ में आया ना ये वाला बात? यस सर। हाँ, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। अब मैं आगे बताता हूं कि अगर कोई बोलेगा कि R2 का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड यस करेंगे। सर, अभी भी पॉज है। एक तुम्हारा नेटवर्क में प्रॉब्लम है और किसी को भी पॉज दिखाई पड़ रहा है क्या? नो सर। हाँ सर। सिंगल स्टूडेंट का वो मुझे लगता है तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखो R2 जो है इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, यहां पर तो एंगल बिटवीन a एंड b क्या है? थीटा। यहां पर एंगल बिटवीन a एंड b क्या है? थीटा। तो एंगल बिटवीन a एंड माइनस b क्या लेंगे? तो इस लाइन के इधर लेंगे ना, दिस इज 180 माइनस थीटा। तो cos थीटा के जगह पे क्या लेंगे? 180 माइनस। बस यही डिफरेंस है R1 और R2 में। R1 मीन्स a प्लस बी और R2 मीन्स a माइनस बी में क्या डिफरेंस है? यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ 180 माइनस थीटा है। और इस चीज को वापस हम अगले क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि जिसको वीडियो पॉज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आया तो उसको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर, ऑलमोस्ट वेक्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब मेन एडिशन ही था। एडिशन ने बहुत टाइम लिया, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन 2 मिनट में हो जाएंगे, वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मतलब आधे घंटे काफी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए हाफ एन आवर सफिशिएंट है। तो अगले क्लास में फिनिश हो जाएंगे ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत अगर बचेंगे 2-4-10 मिनट का तो नेक्स्ट। सभी लोग वेक्टर को अच्छे से रिवीजन करेंगे, किसी भी टाइप से प्रॉब्लम होगा तो मार्क करके रखेंगे और पूछ लेंगे। ओके, यस सर। ओके सर। थैंक यू सर।